एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक दिन जब ड्यूटी के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है रामपुर, और इसी रामपुर का एक इलाका आता है इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली सीमा, जिसकी उम्र है 28 साल, पति का नाम राजीव, जिसकी उम्र है लगभग 31 साल। राजीव जो बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करता है। बात कर रहा हूँ मैं 28 फरवरी 2023 के रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास सीमा नज़दीकी पुलिस थाने में रोते बिलखते पहुँचती है और पुलिस वालों से एक कंप्लेंट दर्ज कराती है। रोते बिलखते जब थाने में पहुँचती है, पुलिस उसे तसल्ली से बिठाती है और फिर पूछताछ करती है। सीमा कहती है कि साहब, मेरा पति कल सुबह घर से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आए। सीमा जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस भी सीमा से सवाल करती है कि जब तुम्हारा पति कल से लापता है तो तुमने पहले आकर के उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराया? तुम 2 दिन के बाद थाने क्यों आई? इस पे सीमा कहती है कि साहब, पिछले 2 दिनों से मैं अपने पति की हर जगहों पे तलाशी कर रही हूँ, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। और इतना ही कह करके सीमा जोर जोर से रोने लगती है। आखिरकार पुलिस सीमा के तहरीर पे उसके पति राजीव का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और फिर राजीव की हर जगहों पे तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इन 5 दिनों में भी राजीव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इन 5 दिनों में अक्सर हर रोज सीमा पुलिस थाने में जाती है और अपने पति राजीव के बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करती है। एक दिन सीमा जब फिर से पुलिस थाने में जाती है तो पुलिस सीमा से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हारे पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था? इस पे सीमा कहती है कि साहब, मेरे पति का किसी के साथ में कोई झगड़ा तकरार नहीं था और ना ही मेरे पति का किसी के साथ में कोई दुश्मनी था। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार राजीव अपने परिवार वालों को बिना कुछ बताए कहाँ जा सकता है, लेकिन पुलिस भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है और फिर पुलिस सीमा से पूछताछ करती है कि तुम्हारा पति रहने वाला कहाँ का है? सीमा कहती है कि साहब, मेरे ससुर का नाम रतन लाल है, जो आगापुर गांव का रहने वाले हैं। पुलिस अब राजीव की तलाशी करते करते आगापुर गांव उसके घर पे पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात राजीव के पिता रतन लाल से होती है। रतन लाल जिसके टोटल 4 बेटे हैं, जिसमें राजीव दूसरे नंबर का है। पुलिस भी जब राजीव के बारे में उसके पिता से पूछताछ करती है तो रतन लाल भी कहता है कि साहब, मेरे बेटे से लगभग 5 दिन हो गया बातचीत किए हुए। मैं जब भी उसके नंबर पे फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन मेरी बहू उठाती है। मैंने बहू से जब पूछताछ किया तो बहू कहती है कि वो ड्यूटी के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आए। मैंने थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करा दिया है। पुलिस आगापुर गांव में तो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजीव का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब राजीव के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर पे जाती है और उसके आस पड़ोस के लोगों से राजीव के बारे में पूछताछ करती है। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, राजीव 1 नंबर का दारूबाज था, दिन भर नशे में चूर रहता था। पुलिस जब राजीव की पत्नी के बारे में पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, राजीव की पत्नी का शायद किसी लड़के के साथ में अफेयर चल रहा है, क्योंकि एक लड़का है जो अक्सर सीमा से मिलने के लिए उसके घर पे आता था, लेकिन वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। इसके बारे में बेहतर से सीमा ही बता सकती है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस अब सीमा से पूछताछ करती है, लेकिन सीमा उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती है। तब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सीमा के ऊपर ही शक चला जाता है। पुलिस अब इस केस की इंटरनल ही छानबीन करना शुरू करती है और फिर सीमा के ही मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब सीमा के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर सीमा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राहुल के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये राहुल कोई और नहीं बल्कि राजीव का ही चचेरा भाई है, जो उसी के घर के बगल में किराए पे रहता है। पुलिस अब राजीव के बारे में पता लगाने के लिए राहुल के घर पे जाती है तो पता चलता है कि राहुल घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है कि राहुल घर छोड़ करके फरार हो चुका है, अब इस पे पुलिस को कहीं ना कहीं सीमा के ऊपर गहरा शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस सीमा को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर उसके पति राजीव के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो सीमा इधर उधर की बातें करने लगती है,
लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, सीमा के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। सीमा कहती है कि साहब मेरे पति का 27 फरवरी 2023 को ही हत्या कर दी गई है। सीमा बताती है कि आज से ठीक 5 साल पहले उसकी शादी राजीव से हुई थी। सीमा जब राजीव से शादी कर अपने ससुराल जाती है, अपने पति के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन राजीव शादी से पहले से ही दारू पी रहा था, शादी के बाद भी उतना ही दारू पीता है। लेकिन राजीव जो लाइनमैन का काम करता है उसमें ऊपरवार ढेरों सारे पैसे कमाता है, इसलिए अपने पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को भी पूरी करता है। सीमा जब देखती है कि उसका पति काफ़ी मात्रा में दारू पीता है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी सीमा उसका विरोध नहीं करती है। सीमा को भी लगता है कि उसका पति उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरी करता है। देखते ही देखते लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है। इन 5 सालों में राजीव के 2 बेटियां भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही 2 बच्चियां इस दुनिया में आती है, सीमा को अपनी बच्चियों को लेकर चिंता सताने लगता है। सीमा अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम शहर चलते हैं, अपनी बच्चियों को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे ताकि हमारी बच्चियों का आने वाला भविष्य बेहतर हो सके और हमारी बच्चियां अपने दम पे अपने पैर पे खड़ा हो सके। सीमा जब इस तरह की बातें अपने पति राजीव से कहती है, राजीव को भी सुनकर कहीं ना कहीं अच्छा लगता है और फिर राजीव शहर में जाने के लिए अपने चचेरे भाई राहुल के नंबर पे फ़ोन करता है। राहुल जो कि इंदिरा कॉलोनी में एक किराए का कमरा लेकर रहता है, एक प्राइवेट कंपनी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम करता है। राजीव जब वहाँ पे आने के लिए राहुल से बात करता है, राहुल भी राजीव के लिए अपने ही बगल में एक किराए का कमरा ढूंढ देता है। उसके बाद से राजीव अपने पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों को लेकर इंदिरा कॉलोनी चला जाता है और फिर अपनी पत्नी के साथ इंदिरा कॉलोनी में ही रहने लगता है और फिर वहीं से अपना ड्यूटी करने लगता है। लेकिन इंदिरा कॉलोनी पहुंचने के बाद भी राजीव अपने दारू में कोई कमी नहीं करता है। अक्सर जब दारू पी करके घर पे आता है, घर की माली हालत खराब होने लगती है। दरअसल राजीव दारू पीने के साथ साथ जुआ भी खेलने लगता है, काफ़ी मात्रा में कर्जा भी ले लेता है। राहुल भी अब अपने घर पे खाना नहीं बनाता है क्योंकि सीमा उसकी रिश्ते में भाभी लगती है। अक्सर राजीव के ही घर पे जाता है और उसी के घर पे खाना खाता है। एक दिन राहुल जब ड्यूटी से घर आता है, घर आने के बाद तुरंत ही सीमा के पास जाता है। उस वक्त उसका पति घर पे नहीं था। राहुल सीमा से कहता है कि क्या भाभी आपको मालूम है कि भैया ने ढेरों सारे कर्जा ले रखा है। सीमा कहती है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। राहुल कहता है कि जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ, कर्जदार रास्ते में मुझसे मिलते हैं और कर्जे के बारे में मुझसे पूछताछ करते हैं। राहुल जैसे इस तरह की बातें सीमा से कहता है, तब सीमा को लगता है कि जो उसके घर पे उसके पति के बारे में पूछने के लिए आते थे, दरअसल वो किसी काम के लिए नहीं आते थे बल्कि कर्ज ही मांगने के लिए आते थे। राहुल जब ये सारी सच्चाई सीमा से बताता है, सीमा सुन करके काफ़ी गुस्से में आ जाती है। शाम के वक्त राजीव जब ड्यूटी से घर पहुंचता है, इसके बारे में सीमा अपने पति से पूछताछ करती है। जैसे ही पूछताछ करती है, राजीव भी एकदम गुस्से के मारे भड़क जाता है। कहता है कि तुम्हें पैसों को लेकर के टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो सारे कर्जे मैंने लिया है, मुझे मालूम है कि वो कर्जे कहाँ से भरना है। लेकिन राजीव इतना मात्रा में दारू पीने लगता है कि उसके घर की माली हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगता है। हालात इस कदर से हो जाती है कि राजीव अपनी दोनों बच्चियों की पढ़ाई भी रुकवा देता है। सीमा जब अपने पति को इस हालत में देखती है, सीमा को भी अपनी बच्चियों को लेकर के टेंशन होने लगता है। एक दिन राहुल से कहती है कि जिस रास्ते पे मेरा पति चल चुका है, उसकी वजह से मेरे बच्चियों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भी कहीं कोई नौकरी कर लूँ, अगर मेरे लिए कोई नौकरी हो तो मुझे बताना। राहुल कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही कंपनी में जाता हूँ और तुम्हारे लिए बात करता हूँ। राहुल कंपनी में जाता है और अपने ही कंपनी में सीमा की नौकरी के लिए बात कर लेता है। उसके बाद से सीमा भी राहुल के कंपनी में ही काम करने लगती है। उसके बाद राहुल और सीमा दोनों एक साथ ही ड्यूटी जाते हैं और ड्यूटी से घर आते हैं। लेकिन इधर राजीव के ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होती है, बल्कि दिन पर दिन काफ़ी मात्रा में दारू पीने लगता है। उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर भी ध्यान देना कम कर देता है। सीमा भी जब राहुल के साथ में काम करने लगती है, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। नज़दीकियाँ कुछ इस कदर से बढ़ जाती है कि आखिरकार एक दिन सारी सीमाएं टूट जाती है और फिर राहुल और सीमा के बीच में सीमा के घर में ही संबंध बन जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन इस बात की जानकारी सीमा के पति राजीव को नहीं मालूम चलता है। लेकिन राजीव को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है और आखिरकार एक दिन राजीव राहुल और उसकी पत्नी सीमा को अपने ही घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी के साथ बुरी तरीके से पिटाई करता है। उसके बाद से राहुल अपने भाई के घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन सीमा अपना काम करना बंद नहीं करती है। काम करने जाती है लेकिन राहुल के साथ में नहीं जाती है, अकेले जाती है और काम करके घर आती है। राजीव को भी लगता है कि शायद अब उसकी पत्नी का राहुल के साथ में संबंध खत्म हो चुका है। लेकिन सीमा राहुल को कभी भूली ही नहीं थी। दरअसल सीमा जब उसका पति घर पे नहीं होता था, तब राहुल को अपने घर पे बुलाती और जब भी राहुल सीमा के घर पे जाता है, उसी के घर में सीमा के साथ संबंध बनाता है।
संबंध तो बनाता है, लेकिन राहुल के अंदर कहीं ना कहीं ये डर सताने लगता है कि कहीं उसी वक्त राजीव ना घर पे आ जाए। इस वजह से राहुल अपना बेहतर तरीके से सीमा के साथ में अपना समय नहीं व्यतीत कर पाता है। राहुल अपना समय तो गुजारता है, लेकिन सीमा के बगैर उसका मन नहीं लगता है। इसलिए राहुल अब एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत एक दिन सीमा के घर पे जाता है और सीमा से कहता है कि तुम्हारा पति जिस रास्ते पे चल चुका है, इससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने पति को इस दुनिया से हटा दो। इसके लिए तुम्हारे पास भी एक बेहतर मौका है। सरकारी नियम है कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी पीरियड में इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो उसकी जगह पे उसकी पत्नी की नौकरी हो जाती है। अगर तुमने अपने पति को इस दुनिया से हटा दिया, उसके बाद उसके जगह पे तुम्हारी नौकरी हो जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर हम बेहतर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। राहुल जब इस पूरे षड्यंत्र के बारे में सीमा से बताता है, सीमा भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। जैसे ही सीमा इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है, राहुल अपने एक दोस्त सतीश से मुलाकात करता है। सतीश जो शहजाद नगर थाना के अहमदाबाद गांव का रहने वाला है, सतीश से मुलाकात करता है और इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है। सतीश भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि इसमें ढेरों सारे पैसे खर्च होगा। राहुल कहता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, बोलो कितना पैसा चाहिए। सतीश कहता है कि पूरे 2 लाख रुपये लगेंगे। राहुल कहता है कि 2 लाख रुपया बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्ती के नाते कुछ कम कर दो। सतीश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कम कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें इस काम को करने के लिए 1,60,000 रुपये देना होगा। इससे 1 रुपया भी मैं कम नहीं कर सकता हूँ। आखिरकार राहुल 1,60,000 रुपये में इस डील को पक्की कर देता है और फिर 60,000 रुपये सतीश को एडवांस के तौर पे देता है। लेकिन ये 60,000 रुपये राहुल अपने जेब से नहीं देता है, बल्कि राहुल को सीमा देती है। उसके बाद से सतीश इस काम को अंजाम देने के लिए अपने 2 साथियों को इसमें शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है रवि, जो सतीश के इलाके के ही रहने वाले हैं। और फिर राजीव को इस दुनिया से हटाने के लिए एक मौके का इंतजार होने लगता है। दिन पर दिन समय गुजरने लगता है, लेकिन राहुल को कभी मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए राजीव को इस दुनिया से जल्द हटाने के लिए राहुल एक फिर से प्लान बना देता है और इसी प्लान के तहत एक दारू की बोतल अपने हाथ में लेकर और काफ़ी हिम्मत जुटा करके राजीव से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है। जैसे ही उसके घर पे जाता है, उस वक्त सीमा घर पे नहीं होती है। राजीव के सामने जैसे ही पहुंचता है, हाथ जोड़ करके अपने भाई से माफ़ी मांगता है, रोते गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। हम कैसे बेहतर तरीके से दोनों एक साथ बैठ करके पहले दारू पीते थे, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां हो गई है। मैं आज फिर से एक दारू लाया हूँ, हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ बैठ करके दारू पी। राजीव जैसे ही दारू की बोतल को देखता है, राहुल की तमाम गलतियों को माफ़ कर देता है और फिर राहुल और राजीव के ही घर में बैठ करके दारू पीने लगते हैं। दारू जब पीने लगते हैं तो राजीव राहुल से कहता है कि भाई मैं बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, मेरे ऊपर ढेरों सारे कर्ज हो चुका है, तुझे मेरी मदद करनी होगी, मुझे किसी बंदे से कुछ उधार में पैसे दिलवा दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजीव जब इस तरह की बातें राहुल से कहता है तो इसे सुन करके राहुल को लगता है कि जिस मौके की उसे तलाश थी, शायद वो उसे मौका मिल गया है। राहुल राजीव से कहता है कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, मैं तुरंत ही तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। एक मेरा दोस्त है जो अहमदाबाद गांव में रहता है, उसका नाम सतीश है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सतीश से मुलाकात करवा दे रहा हूँ और जितना तुम्हें पैसे चाहिए सतीश तुम्हें पैसा दे देगा। राहुल जैसे इस तरह की बातें कहता है, राजीव भी उसकी बातों में आ जाता है और फिर 27 फरवरी 2023 को शाम के करीब 6 से 7 बजे के आसपास राजीव को अपनी बाइक पे बिठाकर सतीश से मिलवाने के लिए उसके गांव लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही सतीश से मिलने के लिए जाता है, उससे पहले ही सतीश से यह बता देता है कि उस काम को आज ही अंजाम देना है। उधर सतीश भी अपने दोनों दोस्त अरुण और रवि को बुला लेता है। शाम के करीब 7 बजे के आसपास राहुल जब राजीव को लेकर सतीश के पास जाता है, वहाँ पे पहले से ही अरुण और रवि भी मौजूद थे। ये पांचों मिल करके उसी के गांव के जंगल में जाते हैं और पहले पांचों बैठ करके दारू शराब पीते हैं और ये चारों मिल करके काफ़ी मात्रा में राजीव को दारू पिलाते हैं। राजीव जैसे ही काफ़ी मात्रा में दारू पी करके नशे में चूर हो जाता है, चारों मिल करके राजीव की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसी जंगल में एक गड्ढा खोद करके राजीव की डेड बॉडी को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी भर देते हैं और उसके बाद सब के सब वापस अपने घर चले आते हैं। उसी रात को ही राहुल इस बारे में सारी सच्चाई सीमा को भी बता देता है। अगले दिन सुबह ही 28 फरवरी 2023 को राहुल सीमा के पास जाता है और जाकर के सीमा से कहता है कि अब तुम्हें थाने में जाना चाहिए और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जब तक पुलिस तुम्हारे पति की तलाशी नहीं कर लेती, जब तक लोगों को मालूम न चल जाए कि तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, तब तक तुम्हारी नौकरी तुम्हारे पति की जगह पे नहीं हो सकती है। लेकिन सीमा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, इस बात से सीमा काफ़ी डर जाती है। वो राहुल से कहती है कि मैं थाने नहीं जाऊँगी।
राहुल कहता है कि अगर तुम थाने नहीं जाओगी, पुलिस इस केस की छानबीन नहीं करेगी, तब तक तुम्हें अपने पति की नौकरी नहीं मिल सकती है। बात करते करते आखिरकार 28 फरवरी 2023 का पूरा दिन का वक्त गुजर जाता है। रात्रि के 8 बजे के आसपास राहुल सीमा को समझाता है तो सीमा कहती है कि ठीक है, मैं थाने तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। राहुल सीमा से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ थाने में जाऊंगा तो शायद पुलिस को कहीं हम दोनों के ऊपर ही शक न चला जाए, लेकिन सीमा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। कहती है कि मैं अकेले थाने जाऊंगी नहीं। राहुल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगा, लेकिन थाने के अंदर नहीं जाऊंगा। तुम अंदर जाना और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देना, मैं बाहर ही रहूंगा। रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास सीमा नज़दीकी पुलिस थाने में जाती है, अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। तब तक राहुल थाने के बाहर ही सीमा का इंतजार करता है। जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है, राहुल सीमा को लेकर अपने घर चला आता है। वाकई में जब सीमा ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस सीमा के ही तहरीर पे राहुल और उसके दोस्त सतीश और सतीश के दोनों दोस्त अरुण और रवि, इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।